अगले आधे घंटे बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। अंदर खाने की खबर है। बीजेपी खेमे में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया मेरे साथ अगले आधे घंटे तक मौजूद रहेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद देश में मोदी सरकार बनती दिख रही है। आंकड़े अगर सही साबित हुए तो फिर मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, 3 जगहों पर इसके लिए अलग अलग मंथन जारी है। कई चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। मसलन आडवाणी की मोदी सरकार में भूमिका क्या होगी, क्या सुषमा स्वराज मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। पहली बार ऐसे संकेत मिले हैं कि मोदी सरकार बनने की सूरत में राजनाथ सिंह भी मंत्री बनने की रेस में है। गडकरी, मुरली मनोहर जोशी, इन सब का क्या कुछ होगा। अंदर खाने की खबर दीपक चौरसिया के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर एग्जिट पोल सही हुए तो 16 मई के बाद दिल्ली में मोदी सरकार बननी तय मानी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैसी होगी मोदी सरकार। मोदी की टीम में कौन कौन होंगे, मोदी सरकार में नंबर 2 कौन होगा, किसे मिलेगा सबसे अहम मंत्रालय। मोदी सरकार को लेकर अंदर खाने कौन सी खिचड़ी पक रही है। मोदी खुद क्या सोचते हैं, बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, आरएसएस का कितना चलेगा। अभी तक जो खबर छन छन कर सामने आ रही है उसके मुताबिक आरएसएस की पसंद के 4 बड़े नेताओं को मोदी सरकार में अहम मंत्रालय मिल सकता है। दूसरे लेवल पर खुद मोदी हैं जो अपनी पसंद के लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं। तीसरी पसंद बीजेपी के संगठन की है। अगर देश में मोदी सरकार बनी तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश का गृह मंत्री कौन होगा। मोदी कैबिनेट में गृह मंत्री कौन। पहला नाम राजनाथ सिंह का सामने आ रहा है। राजनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि वो संघ की पहली पसंद है। मोदी कैबिनेट में वित्त मंत्री कौन। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वित्त मंत्री की रेस में 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनका सियासत से दूर दूर का नाता नहीं है। ये 2 नाम हैं विमल जलान और दीपक पारेख। जलान आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, दीपक पारेख एचडीएफसी के चेयरमैन हैं। मोदी कैबिनेट में विदेश मंत्री कौन। विदेश मंत्री को लेकर पशुपेश है, लेकिन अभी जो नाम सामने आता दिख रहा है वो है बीजेपी के रणनीतिकार अरुण जेटली। मोदी कैबिनेट में रक्षा मंत्री कौन। खबर है कि मोदी सरकार में पहली बार नया प्रयोग हो सकता है। पहली बार किसी महिला को देश की रक्षा कमान सौंपी जा सकती है और जो नाम सामने आ रहा है उसमें पहला नाम सुषमा स्वराज का है। मोदी कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसके पास। खबर है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पास मुरली मनोहर जोशी के गुहार लगाने का असर दिख सकता है। जोशी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। मोदी कैबिनेट में सूचना प्रसारण मंत्री कौन। खबर है कि स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा होने का इनाम मिल सकता है। सूचना प्रसारण मंत्री की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। इसके अलावा अब उन लोगों के नाम सुनिए जो मोदी सरकार बनती है तो सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। वीके सिंह, पूर्व सेना अध्यक्ष, आनंद कुमार, पीयूष गोयल, गोपीनाथ मुंडे, नितिन गडकरी, शाहनवाज हुसैन, उमा भारती। नितिन गडकरी को लेकर असमंजस बना हुआ है। अगर राजनाथ सिंह सरकार में जाते हैं तो ऐसी हालत में बीजेपी की कमान नितिन गडकरी के हाथों में आ सकती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम लालकृष्ण आडवाणी का सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी पहले प्रोटेम स्पीकर और उसके बाद स्पीकर बनाए जा सकते हैं। हालांकि हम आपको एक बार फिर साफ कर दें कि ये पूरा आकलन एग्जिट पोल के आधार पर है। बीजेपी के अंदर मंत्रियों के नामों को लेकर चल रही अटकलें हैं। नतीजा 16 मई को आने वाला है, उसके बाद ही सही हालात सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक बात हम बहुत साफ कहते हैं कि अगर एग्जिट पोल सही हुए तो 16 मई के बाद दिल्ली में मोदी सरकार बननी तय मानी जा रही है। और एग्जिट पोल के नतीजों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि कैसी होगी नरेंद्र मोदी की सरकार, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ बताएंगे मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया। दीपक, पहला सवाल आपसे यह है कि बीजेपी में इस वक्त अंदर खाने संभावित कैबिनेट गठन को लेकर के चल क्या रहा है, मोदी क्या कर रहे हैं।
देखिए, संभावित कैबिनेट गठन को लेकर बेहद उत्साह है। उत्साह का वातावरण बीजेपी के अंदर भी है, संघ के अंदर भी है, और साथ ही साथ दोनों के बीच में लगातार टेलीफोन पर संपर्क जारी है, दोनों के बीच में बैठकों के दौर जारी है। हमने देखा था मोहन भागवत के साथ राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों की 1-to-1 बैठक हुई। उसके साथ साथ उस बैठक में दत्तात्रेय होसबोले और सुरेश सोनी जैसे नेता मौजूद थे। अब एग्जिट पोल आ चुके हैं, उनका भी आकलन वही था जो एग्जिट पोल के आकलन के आसपास था। तो उसके बाद किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से कैबिनेट बनाना है, किस तरीके से उसका विस्तार करना है, उस पर तो चर्चा नहीं हुई थी उस दिन, लेकिन इस पर चर्चा हुई थी कि अगर कोई शॉर्ट कमिंग रह गई तो उसको कैसे पूरा किया जाए। लेकिन जी हां, कैबिनेट के बारे में किस तरह की कैबिनेट बने, अब संघ ने भी सोचना शुरू कर दिया है, मोदी ने भी सोचना शुरू कर दिया है, बीजेपी ने भी सोचना शुरू कर दिया है। और ये जो बातचीत है ये 3 अलग अलग स्तर पर चल रही है, तीनों के बीच अभी तक कोई साझा बातचीत नहीं हुई है। इसीलिए जो नाम छन छन कर सामने आ रहे हैं वो नाम अलग अलग सूत्रों से निकले हैं, अलग अलग जगहों से निकले हैं। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर यही नाम होंगे। और सेकंड रैंक और थर्ड रैंक में किन किन लोगों को चुनना है उसका फैसला इस आधार पर होगा कि राज्यों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाना है, जातियों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाना है, और साथ ही साथ पुराने और नए चेहरों को किस तरह से मिक्स किया जाना है। तो 3 लेवल पर ये चर्चा चल रही है। पहला संघ का लेवल है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, और तीसरा मोदी का लेवल है। मैं इंडिविजुअल पोटेंशियल पोर्टफोलियो के बारे में सबकी अलग अलग बात करूंगा, लेकिन उससे पहले समझना ये चाहूंगा, सीनियर्स की आपने बात की है, सीनियर्स की एडजस्टमेंट्स होगी कैसे? संघ की भी अपनी कुछ एप्रीहेंशंस होंगी, योग्यता या वरिष्ठता? देखिए, जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कई तरह के नेता जो हैं वो मिलकर आए हैं कई ऐसे लोगों से जो संघ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो नागपुर गए थे, नागपुर में जाकर उन्होंने मोहन भागवत और बाकी लोगों से मुलाकात की थी और उनसे साफ साफ कहा था कि जब कैबिनेट बने या फिर नई जिम्मेदारियों का निर्वहन हो या नई जिम्मेदारियां चले, उस नई जिम्मेदारियों में सीनियरिटी को भी ध्यान रखा जाए, पुराने कमिटमेंट को भी ध्यान रखा जाए, पार्टी के साथ जो लोग दशकों से खड़े हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। और इस बात को कम्युनिकेट भी किया गया है नरेंद्र मोदी को, इस बात को नरेंद्र मोदी को बताया भी गया है कि किस हालात में किस तरीके से लोगों ने पार्टी के अंदर काम किया है और हमको उनकी सीनियरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी को भी ये समझना होगा, संघ का भी दबाव होगा, पार्टी का भी दबाव होगा कि वो एक अच्छा मिक्स बनाकर चले जिसमें सीनियरिटी भी हो और यूथ भी हो, एनर्जी भी हो और जोश भी हो और होश भी हो, युवा ताकत भी हो और उसके साथ साथ जो है वो पुराना तजुर्बा भी हो। इस कॉम्बिनेशन को उनको बनाकर रखना पड़ेगा। एक बात दर्शकों से फिर से मैं बहुत क्लियर कर देना चाहूंगा, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट एनडीए फॉर्म करने जा रही है केंद्र में सरकार, और उसी आधार पर हम बीजेपी की संभावित सरकार को लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल्स के बारे में बात करना चाहूंगा दीपक आपके साथ में। राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि कैबिनेट मंत्री नहीं बनेंगे, तो फिर गृह मंत्री के तौर पर उनका नाम सामने क्यों और कैसे आ रहा है? देखिए, राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि वो मंत्री नहीं बनना चाहते क्योंकि वो 2 पावर सेंटर नहीं चाहते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि राजनाथ सिंह संघ की पहली पसंद है। संघ चाहेगा कि जो गृह मंत्री बने वो संघ का व्यक्ति हो। संघ चाहेगा कि गृह मंत्रालय नरेंद्र मोदी अपने पास न रखे। संघ चाहेगा कि एक ऐसा व्यक्ति गृह मंत्रालय पर बैठे जो उनकी बात सुन सके, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने देखा कि जिस तरीके से आतंक का भगवाकरण, उसमें संघ के नेताओं को फंसाना, एनआईए के केसेस, कई सारे आरएसएस के नेताओं के खिलाफ चार्जशीट करने की कोशिश करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का यहां तक कह देना कि हमको पता चल गया है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं उसके अंदर आतंकवादी बैठते हैं, उसके अंदर आतंकवादियों जैसा प्रशिक्षण दिया जाता है, यहां तक उन्होंने कह दिया था। उसके बाद अपने बयान को उन्होंने वापस ले लिया था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए संघ चाहता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो उसके एजेंडे पर, उसके एजेंडे को पूरी तरह से काबू में कर सके, उसके एजेंडे को पूरी तरह से लागू कर सके। इसीलिए वो चाहते हैं कि एक
एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो टफ डिसीजन ले सके, जो उनके हिसाब का काम कर सके, और वो व्यक्ति उनको राजनाथ सिंह नजर आता है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद वही तमाम चीजें की हैं जो संघ चाहता था। संघ का ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से उन्होंने लागू किया है। संघ जिस ब्लूप्रिंट के तहत काम करना चाहता था चुनाव तक, उस ब्लूप्रिंट को उन्होंने पूरी तरह से लागू किया है। इसी के चलते संघ चाहता है कि अगर गृह मंत्रालय किसी को दिया जाए तो राजनाथ सिंह को दिया जाए। हालांकि राजनाथ सिंह इसके लिए तैयार नहीं है, वो पार्टी अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दो पावर सेंटर न बने, और इसीलिए फैसला पूरी तरह से राजनाथ सिंह और संघ पर है, और उसी पर डिसाइड होगा कि राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय ले पाते हैं या नहीं। लेकिन संघ की पहली पसंद गृह मंत्रालय के लिए राजनाथ सिंह की होगी। बीजेपी ने 10 साल, ये गृह मंत्रालय की बात हो गई दीपक, बीजेपी ने 10 साल तक विपक्ष में बैठ करके बार बार यूपीए को पानी पी पी करके कोसा और कहा कि अर्थशास्त्र को वित्त मंत्रियों ने अनर्थशास्त्र बना दिया। वित्त मंत्री के तौर पर बिमल जालान और दीपक पारेख का नाम सामने आ रहा है। मेरा सवाल यह है कि इस पोस्ट के लिए किसी राजनीतिक शख्सियत पर विश्वास क्यों नहीं किया गया? राजनीतिक शख्सियत पर अभी मेरे पास खबर आ रही है कि नो मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड इज प्लान्ड ऑन 16th, मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड की अभी तक 16 को कोई बैठक नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदेश आया है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि कोई बैठक पार्लियामेंट्री बोर्ड की 16 तारीख को नहीं रखी गई है। संभवतः यह बैठक 17 तारीख को रखी गई है। 16 तारीख को पार्टी जश्न मनाना चाहती है अगर वो जीतती है तो, और जैसा कि एग्जिट पोल में संभावनाएं बताई जा रही है कि पार्टी जीत सकती है, जीतने की पूरी संभावना है। और इसीलिए हम ये शैडो कैबिनेट जिसको अगर हम कहें तो वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी को लगता है कि अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं उसको संभालने के लिए उनको एक अनुभवी आदमी की जरूरत होगी, जो पॉलिटिकल कम हो और जो कड़े फैसले ज्यादा ले सके, जो अर्थव्यवस्था के बारे में सोच सके, जो बाजार की निटिग्रिटी समझता हो, जो ये समझता हो कि लिबरलाइजेशन के दौर में इस वक्त क्या क्या कदम उठाने चाहिए कि देश का ग्रोथ भी बढ़े, और ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ कृषि का उत्पादन बढ़े, कृषि का उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो। तो उनको लगता है कि एक ऐसा आदमी जिसने फाइनेंस के अंदर डील करके रखा हो, जो एक अनुभवी नाम हो, उस नाम को लिया जाए। क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखा जाए तो यशवंत सिन्हा सेमी रिटायरमेंट मोड में चले गए हैं। जसवंत सिंह जो वित्त मंत्री रहे थे, ये 2 ही वित्त मंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, वो बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं, बागी हो गए हैं। तो ऐसा कोई नाम, बड़ा नाम सुझाई नहीं पड़ता है जिसको वित्त मंत्री बनाने के बाद बाजार का कॉन्फिडेंस लौटेगा, लोगों का कॉन्फिडेंस लौटेगा, तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लौटेगा। तो वो एक ऐसा नाम चाहते हैं जो जल्दी से जल्दी जो इन्वेस्टर हैं, बाजार हैं, आम जनता है, उनका कॉन्फिडेंस लौटा सके। इसीलिए वो परंपरा से हटकर एक ऐसे व्यक्ति को लाना चाहते हैं जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम बड़ा हो, जो व्यक्ति इस फील्ड में काम कर चुका हो, इसका जानकार हो। इसीलिए विमल जालान और दीपक पारेख के नाम चल रहे हैं। लेकिन मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा कि विमल जालान जो है वो पहली पसंद होगी अगर संघ इस पर राजी होता है तो, क्योंकि अंत में वीटो संघ का ही लगेगा, संघ जो कहेगा वही होगा। लेकिन विमल जालान का नाम चर्चा में है, ये साफ साफ कहा जा सकता है। शुली दीपक, आगे भी कई महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी है, वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तैयार होगी, उनमें किस तरह का इक्वेशन रखा जाएगा? नए पुराने लोगों का इक्वेशन, सोशल इक्वेशन, राज्यों का इक्वेशन, जातियों का इक्वेशन, और सबसे बड़ी बात यह है आडवाणी का क्या होगा? एक ब्रेक के बाद दीपक आपको इसके बारे में भी बताएंगे। सरकार बनती दिख रही है और किस तरीके की होगी, हम शैडो कैबिनेट इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया मेरे साथ में मौजूद है। दीपक, आडवाणी सबसे सीनियर मोस्ट सांसद होंगे अगर एग्जिट पोल के नतीजे बाद में सही होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे में उनकी भूमिका क्या होगी? क्या वो मोदी के नीचे काम करेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या लालकृष्ण आडवाणी मोदी के नीचे काम करेंगे? क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी, सब जानते हैं कि मोदी लालकृष्ण आडवाणी की प्रोटेजी हैं। अगर नरेंद्र मोदी हैं तो लालकृष्ण आडवाणी के कारण है। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने वाले लालकृष्ण आडवाणी थे। नरेंद्र मोदी को 2002 के गुजरात दंगों के बाद मुख्यमंत्री पद से की कुर्सी से न जाएं, वो बचाने वाले लालकृष्ण आडवाणी थे। लालकृष्ण आडवाणी ने हर उनकी मुश्किल में उनका साथ दिया है, और अगर नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंचे हैं तो उसके पीछे लालकृष्ण आडवाणी का एक बहुत बड़ा हाथ है। भले ही आखिरी दिनों में उनके संबंध आपस में बिगड़ गए हों, आडवाणी को ये न
पसंद आया हो कि उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा है, उनको पीएम इन वेटिंग बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आडवाणी ने अपने आप को रिकंसाइल किया। संघ की बातों से वो संघ की बात उन्होंने सुनी और उसके बाद पार्टी के निर्णय को माना। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव लड़के वो जीत के जा रहे हैं, ऐसे में सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो, और अगर सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो संसद की यह परंपरा है कि प्रो टर्म स्पीकर उनको ही बनाया जाता है जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अभी तक की कैलकुलेशन के हिसाब से, अभी तक का जो कैलकुलेशन हुआ है, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक हमने रिजल्ट नहीं देखे हैं, रिजल्ट हम देखेंगे उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि सबसे सीनियर मोस्ट सांसद कौन है, लेकिन सबसे सीनियर मोस्ट सांसद लालकृष्ण आडवाणी ही होंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो उन्हें सबसे पहले प्रो टर्म स्पीकर बनाया जाएगा ताकि बाकी सांसदों को शपथ दिलाई जा सके। और परंपरा है एक तरह की कि जो सबसे सीनियर सांसद होता है उसको सबसे पहले कंसीडर किया जाता है स्पीकर के पद के लिए। तो ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी स्पीकर का पद ले सकते हैं, इसलिए भी ले सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है क्योंकि स्पीकर को प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है, स्पीकर सदन का संचालन करता है, खुद प्रधानमंत्री को स्पीकर को सर करके संबोधित करना पड़ता है। और किसी भी हालत में अगर लालकृष्ण आडवाणी कैबिनेट के अंदर शामिल होते हैं तो उन्हें नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को कबूल करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो स्पीकर बनते हैं तो उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो एक बेहतर विकल्प होगा कि अगर लालकृष्ण आडवाणी कोई पद लेना चाहें तो एक स्पीकर का पद ले सकते हैं जो अपने आप में एक संवैधानिक पद होगा जिसके आधार पर वो अपना काम कर सकते हैं और एक एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। अंत में, चूंकि अभी स्मृति ईरानी को हम देख रहे थे टीवी पर, सूचना प्रसारण मंत्री की रेस में स्मृति ईरानी सबसे आगे, क्या राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होने का इनाम मिल रहा है उन्हें? नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होने का इनाम नहीं है। स्मृति ईरानी चंद उन नेताओं में से हैं जो नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी हैं। अगर नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं का नाम जो गिना जाए तो नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में बहुत ही गिनती के लोग हैं और उन गिनती के लोगों में स्मृति ईरानी हैं। और स्मृति ईरानी चूंकि जुड़ी भी रही हैं इस तरह के काम से, तो स्मृति ईरानी के बारे में कहा जा रहा है कि सेकंड रैंक की जो लीडरशिप है उसमें उनकी मंत्री पद की गद्दी जो है शैडो कैबिनेट में तो कम से कम पक्की है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया इस तमाम अंदर खाने की खबर का। लेकिन एक बात हम कह देना चाहेंगे कि 16 मई को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद फिर बाकी पिक्चर क्लियर होगी। एग्जिट पोल के नतीजों को माने तो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। हमने तमाम पहलुओं को छुआ, तमाम शख्सियतों के बारे में बताया, एक शैडो कैबिनेट क्या कुछ हो सकती है। हर लेवल पर आगे भी हम आपको दिखाएंगे संघ के लेवल पर क्या चल रहा है, बीजेपी के लेवल पर क्या चल रहा है, मोदी के लेवल पर क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।